हेलो फ्रेंड्स। डेस्टिनेशन ICT प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखेंगे आज हम लोग 29 अगस्त ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और ये जो भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपको बीपीएससी के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो काइंडली आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर अपना करंट अफेयर्स को यहाँ से अपडेट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द 20th एशियन गेम्स बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडिया सर्फिंग टीम हैज सिक्योर्ड कोटा फॉर द फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन क्या है, किस देश में 20th एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा जिसमें भारत की सर्फिंग टीम ने पहली बार कोटा हासिल किया है। देखो बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है ये सर्फिंग क्या चीज़ है। तो बहुत बार ना बीचेस एरिया, कोस्टल एरियाज में आप देखे होगे कि जो भी लहरें हैं ना, लहरों के ऊपर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कार्डबोर्ड जैसा चीज लेकर के उस पर मतलब फ्लो करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो बहुत एक वो ना सर्फिंग बोलते हैं उस चीज़ को। ज़्यादातर ना फॉरेन कंट्रीज में इसका प्रैक्टिसेस है, हालांकि इंडिया में भी अब काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब इस गेम को खेला जा रहा है। लोग जनरली इसको एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। गोवा वाले एरियाज में भी आप जाओगे घूमने के लिए तो वहाँ पे क्या होता है ना कि बोट के पीछे आप रोप पकड़ के और उस कार्डबोर्ड पे पैर रख के आप लोग फ्लो कर सकते हो। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का चीज़ है, लेकिन ये बेसिकली फॉरेन में एक स्टैब्लिश्ड स्पोर्ट्स है। ओके, तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपको, अभी हाल ही में एशियन गेम्स कहाँ होने वाला है जहाँ पे इंडिया की सर्फिंग टीम ने उसमें क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी चाइना, सी थाईलैंड या फिर डी जापान। कुछ गेस करने की कोशिश करो, उससे क्या होता है कि जो भी आंसर्स हम बताएंगे फिर आप लोग को कहीं ना कहीं याद हो जाएगा वो चीज़। देखो सही आंसर हो जाएगा आपका डी जापान। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं इस एशियन गेम्स को। तो इस बार देखो ये 20th एशियन गेम्स होने वाला है कहाँ पे, जापान में। ठीक है ना। दीज गेम्स द इंडियन सर्फिंग टीम, तो बेसिकली इसमें इंडियन सर्फिंग टीम भी पार्टिसिपेट करेगा जिसने पहली बार इस पर्टिकुलर गेम के लिए क्वालिफाई किया है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन सर्फिंग टीम हैज सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट टाइम कोटा फॉर द 2026 एशियन गेम्स। 2026 में जो एशियन गेम्स होने वाला है जापान में, वहाँ पे इंडियन सर्फिंग टीम ने क्वालिफाई कर लिया। तो ये अपने में भारत के लिए एक अचीवमेंट है। इससे पहले इस पर्टिकुलर गेम में इंडिया क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहा था। ओके, तो मे भी आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा कि बोथ मेंस एंड विमेंस टीम हैज सिक्योर्ड प्लेस, बोलने का मतलब बोथ मैन एंड वुमेन टीम ऑफ सर्फिंग ने ये मतलब पोजीशन हासिल किया है, दोनों एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर सोनोबेओस, क्या चीज है? व्हाट आर सोनोबेओस रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज। सोनोबेओस क्या है जिसको हाल ही में समाचारों में देखा गया है। आपके ऑप्शंस है ए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, क्या ये स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है? बी अ सैटेलाइट यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग सी लेवल, क्या ये समुद्र स्तरों की निगरानी के लिए प्रयुक्त एक उपग्रह है? सी अ स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस यूज्ड इन अंडर वाटर अकॉस्टिक टू डिटेक्ट सोनर सिस्टम, क्या एक सोनर प्रणाली का पता लगाने के लिए पानी के नीचे ध्वनिक में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा व्याय योग्य उपकरण है? या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपको क्या लग रहा है क्या होना चाहिए आंसर इसका? थोड़ा गेस करो, थोड़ा कुछ सोचो। देखो बस एक ना थोड़ा सा तुमको एक सिंपल सा लॉजिक बताए थे कभी कभी कि अगर इन केस आपको एकदम ब्लैंक हो, एकदम समझ नहीं आ रहा है क्या होगा आंसर, तो जनरली आप थोड़ा लॉन्ग स्टेटमेंट की तरफ जाने का कोशिश करो। क्योंकि क्या होता है ना कि आंसर जो होता है ना वो अपने आप को जब तक कंप्लीट नहीं करेगा ना, वो आपको मतलब वो ऑप्शंस जब तक वो आंसर को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो आप ऑप्शन क्लियरली देगा नहीं। जैसे कि ये ऑप्शन सी देखो तुम लोग, ठीक है, एक्चुअली आंसर भी आंसर सी ही है। अ स्मॉल एक्सपेंडेबल डिवाइस यूज्ड इन अंडर वाटर एकॉस्टिक टू डिटेक्ट एंड सोनार सिस्टम, टू डिटेक्ट सोनार सिस्टम। तो बेसिकली एक तरह का उस वॉइस को, आवाज को, साउंड को डिटेक्ट करने का एक डिवाइस है। ठीक है ना। तो देखो कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये आंसर्स का पार्ट बनता है इस तरह के ऑप्शंस। ठीक है, क्योंकि जब तक वो अपना डेफिनेशन कंप्लीट नहीं करेगा ना वो ऑप्शन कंप्लीट नहीं है। केस अगर आपको कभी कुछ समझ ना आए तो जनरली लॉन्ग स्टेटमेंट की तरफ आप लोग जा सकते हैं आंसर्स। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा इसको इजी वे में समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। ओके, सही आंसर आपका सी है। ये सोनर प्रणाली का पता लगाने के लिए
पानी के नीचे ध्वनिक में उपयोग किए जाने वाला एक छोटा व्याय योग उपकरण है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम लोग देखते हैं इस चीज को। आओ, द यूएस अप्रूव्ड, बेसिकली पहले जानते हैं कि सोनोवेव्स क्या है, उसके बाद हम लोग इस चीज को जानेंगे। तो देखो, सोनोवेव्स आर स्मॉल डिवाइसेस दैट डिटेक्ट अंडर वाटर साउंड। तो बेसिकली कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। सोनोवेव्स एक स्मॉल डिवाइस है जो कि डिटेक्ट करता है अंडर वाटर साउंड्स को, मेनली टू ट्रैक सबमरीन्स। ठीक है ना, जो सबमरीन्स जो पानी के अंदर फ्लो करते हैं, आपको पता होगा कि सबमरीन्स क्या होता है। जैसे कि वाटर लेवल ऐसे है तो सबमरीन जो होगा वो लगभग इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है, कुछ उसका एक छोटा सा विंड पाइप जैसा ऊपर रहता है जिससे कि वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन अपने अंदर टान सके। ओके, और उसके बाद फिर और नीचे चला जाता है। ओके, तो सबमरीन्स को ट्रैक करने के लिए सोनोवेव्स एक तरह का स्मॉल डिवाइस है। ठीक है, ओके, दे आर क्रूशियल फॉर एंटी सबमरीन वारफेयर। एंटी का मतलब क्या होता है, जब भी कभी एंटी जुट जाए ना तो समझ लेना उस चीज के अगेंस्ट में, उस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो बेसिकली ये सबमरीन्स का वारफेयर में जहाँ जहाँ पे सबमरीन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो डिस्ट्रॉय तुम कैसे करोगे सबमरीन्स को, पहले तुमको पता लगेगा तब ना सबमरीन्स कहाँ है। तो ये एक्चुअली डिवाइस है जिसके थ्रू ना सबमरीन्स अगर हल्का फुल्का भी साउंड कर रहा होगा ना तो उसको वो डिटेक्ट कर सकता है सबमरीन्स कहाँ पे है, और उसके बाद फिर तुम उसको क्या करो, डिस्ट्रॉय कर दो। ओके, तो बेसिकली ये एक डिवाइस है जो अंडर वाटर साउंड्स को पता लगाता है और बेसिकली सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करने में ये चीज़ का यूज होता है। ठीक है, अब ये न्यूज़ में कैसे आ गया, अब ये न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि देखो, द यूएस अप्रूव्ड $52.8 मिलियन डील। तो अभी हाल ही में यूएस ने $52.8 मिलियन का डील किया है भारत के साथ टू सेल एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोवेव्स। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको, इसका डील हुआ है कि भारत को अब ये यूएस बेचेगा कितने में, लगभग $52.8 मिलियन में। ओके, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। The Sonobuoys will be used with Indian Navy's Romeo हेलीकॉप्टर्स। तो बेसिकली सोनोबोयस को इंडियन नेवी यूज़ करेगी और कहीं ना कहीं इसको सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाएगा और उसके बाद फिर सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे ओपोनेंट्स रहेंगे जिनसे भी कभी ऐसा वार का सिचुएशन आता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था लेकिन आपको क्या है कि अगर आप सुन लिए होंगे सोनोबोयस क्या है, तो एक डिवाइस है जो कि साउंड को पता लगाता है, सबमरीन्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो आप एग्जाम में उसको आराम से सही कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following states has become the first state to implement unified pension scheme? Very important, अभी हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने कम से कम ये डिसीजन ले लिया है कि इसको 2025 से लागू किया जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, कि कौन सा स्टेट ने अभी ही अनाउंस कर दिया है कि उसके स्टेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब लागू होगा तो वो भी इसको अपने लागू कर देगा। आपके ऑप्शन से ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। तो देखो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी महाराष्ट्र। ठीक है, देखते हैं हम लोग इस चीज को। तो महाराष्ट्र हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव यूनिफाइड पेंशन स्कीम। तो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है कि हाँ वो वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में इसको इम्प्लीमेंट आराम से किया जा सकता है। आगे देखते हैं, तो एकनाथ शिंदे लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, आपको पता है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, ओके, हैज अनाउंस्ड यूपीएस फॉर एम्प्लॉइज हु ज्वाइंट सर्विसेज आफ्टर जनवरी 2004। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, कि जो भी एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जो कि 2004 के बाद जॉब में आए हैं उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, द यूनिफाइड पेंशन स्कीम विल प्रोवाइड पेंशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको रिटायरमेंट के बाद यूपीएस का लाभ मिलेगा। द स्कीम विल बी इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2025। वही हम बता रहे थे कि एक्चुअली में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इसका जो इफेक्टिवनेस है वो 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। लेकिन स्टेट पहले डिक्लेयर करते हैं कि हाँ हमारे यहाँ इस चीज़ को एक्सेप्टेबल है, मतलब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत तैयार है। तो ओके, मूव करते हैं आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच यूनियन टेरिटरी the creation of 5 new districts has been announced? Very important question. क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की गई है। ओके, तो वहां पे उस केंद्र शासित प्रदेश में 5 जिले अभी बनाए जा रहे हैं। आपको बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन से ए चंडीगढ़, बी दिल्ली,
सी लद्दाख या फिर डी पुडुचेरी? देखो जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज सी लद्दाख, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओके। लद्दाख आपको पता है कि कितना ज़्यादा अभी वहाँ पे इश्यूज चल रहा था, ठीक है। वहाँ पे सोनम वांगचुक वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लद्दाख को स्टेट का दर्जा दिया जाए। बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था उन लोगों को, बट चलो कम से कम डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है तो कुछ ना कुछ हेल्पफुलनेस जरूर होगा उनके लिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। थोड़ा देखते हैं हम लोग इसको डिटेल में न्यूज़ में क्या है। होम मिनिस्टर अमित शाह announced the establishment of 5 new districts. Okay, 5 new districts in union territory of Ladakh. Okay, तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना आप लोग। कब? 26 अगस्त 2024 से ये चीज अनाउंसमेंट किया गया। He said that the establishment of new district will bring benefits to all people. कहीं ना कहीं हाँ ये उनके लिए बेनिफिट होगा। जितना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट होता है उस तरह से क्या होता है, मैनेजमेंट उतने अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उतना ज़्यादा आप डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सिस्टम लेकर के आओगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। आगे देख लेते हैं। ध्यान रखो 5 new districts क्रिएटेड इन लद्दाख आर। अब वो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। तो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे आपके जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रांद और चांगथांग, ठीक है। नाम ध्यान रखो, थोड़ा सा टफ होता है वहाँ का प्रोनाउंसिएशन। धंसकर, द्रास, शाम, नुब्रांद और चांगथांग, ठीक है। तो ये हैं आपके 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट जो कि लद्दाख में बनाए जाएंगे। पहले लद्दाख और लेह ही सिर्फ था, अब इसके एडिशन से क्या हो जाएगा, 5 न्यू एडिशन से 30 डिस्ट्रिक्ट। लद्दाख विल नाउ हैव टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अब विद द एडिशन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, 5 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड होने के बाद अब टोटल लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, टोटल लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए अब, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ओके। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द विज्ञान धारा स्कीम रिसेंटली सीन इन। विज्ञान धारा स्कीम जो हाल में ही न्यूज़ में देखा गया, आपको बताना है कि कौन सा डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्सिबल है उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। आपके ऑप्शंस है, ए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या ये जैव प्रौद्योगिकी विभाग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी, क्या डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग क्या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी, क्या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, क्या अंतरिक्ष विभाग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डी, क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। बोलने का मतलब क्या ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर आता है। क्या लग रहा है आप लोग को? आई थिंक ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग गेस कर सकते हैं आई थिंक। हाँ, वेरी गुड, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। कौन सा आंसर हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेज कर रहा है आपका विज्ञान धारा स्कीम। आप टेंशन मत लो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा डिटेल हम लोग देखते हैं विज्ञान धारा स्कीम को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से है। तो देखो, विज्ञान धारा इस सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, देखो एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होता है जो कि फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन अगर तुम पूरा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या हो जाता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ का, वो हो जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहाँ पे कंट्रीब्यूशन, मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों करती है, तो वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हो जाएगा। और सेंट्रल सेक्टर जिसमें सारा जो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, कभी कभी एग्जाम में बेसिक चीज पूछ लेते हैं, ओके। तो विज्ञान धारा एक तरह का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एम्ड एट बूस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को एक तरह से बूस्ट देने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम विज्ञान धारा को लेके आया गया है। इसमें देखो बेसिकली क्या है कि इट कंबाइंस 3 की एरियाज, तो मेजरली 3 की एरियाज को कंबाइन किया गया है। इसमें कौन कौन से एरियाज हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी। बेसिकली जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, बेसिकली हो सकता है कि IITs हो सकते हैं, NITs हो सकते हैं, या कोई भी IISc बैंगलोर, इस तरह से जो भी इंस्टीट्यूशन है उनको और डेवलप करना, ठीक है। और ह्यूमन कैपेसिटी, उससे उसको यूज करके ह्यूमन बोलते हैं ना, ह्यूमन कैपेसिटी को डेवलप करना, कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को बढ़ाना, ओके, वो काम करना है हम लोग को। ह्यूमंस जो है ना उस साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप को और स्किलफुल बनाए, ओके। बेसिकली बोलने का मुद्दा ये है, ओके।
फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना। हाँ, आपको पता ही ये चीज़ कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट हर देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि उससे नए नए आपको टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं आप लोग, नए नए चीज़ पता चल सकती है। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, इनोवेशन करना। ठीक है, कहीं ना कहीं इनोवेशन आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो एक तरह का इनोवेशन ही है, जिसके कारण कितना ज़्यादा हेल्पफुलनेस है। हालांकि कुछ उसके प्रॉब्लम्स भी, ड्रॉबैक्स बोलेंगे, क्योंकि 4 आदमी का काम अकेले वो कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके हम मल्टीपल और चीज़ें भी तो बना रहे हैं, उसमें भी तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। ओके, तो बहुत प्रोज एंड कॉन्स हैं इन सब चीज़ों का। तो ठीक है, तो बेसिकली विज्ञान धारा यही है कि आपको इन पर्टिकुलर 3 सेक्टर्स में इसको यूज़ करना है। कौन कौन से सेक्टर है? इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बढ़ाना है, ह्यूमन कैपेसिटी बढ़ाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, और ओवरऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में लेकर के आना है। ठीक है, मूव करते हैं। काफ़ी मतलब मिक्स टॉपिक्स हैं, सब कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर विज्ञान धारा स्कीम है, सो मैनेज कौन कर रहा है? दिस इज मैनेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा? इट स्ट्रीमलाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स टू एनहांस इंडियाज कैपेसिटी। तो बेसिकली बोलने का मतलब एक कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर तुम देखोगे बहुत बार स्टूडेंट्स लोग ही कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उनको कहीं ना कहीं एक हेल्प हेल्प हो सकता है उनके लिए कि एक स्ट्रक्चर क्लियर हो कि अगर आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना कहीं हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये सब जो स्कीम्स होते हैं बेसिकली इन्हीं सब चीज़ के लिए होता है कि जो भी लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना चाहते हो तो उनको एक तरह का हेल्प प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्षा टेम्पल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में देखा गया विरूपाक्षा मंदिर किस राज्य में स्थित है? और ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कराया जा चुका है, तो काइंडली इसका आंसर कमेंट करें। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी कर्नाटका, या फिर डी गुजरात। ओके, तो काइंडली इसका आंसर कमेंट करें। इनकेस आपको नहीं पता है तो प्रीवियस क्लास वाला करंट अफेयर्स वीडियो देखें, उससे क्या होगा कि आपको उसके साथ 7-8 और टॉपिक पता चल जाएंगे। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिट ही करेगा। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो E3 पॉलिसी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी ज्यादा न्यूज में अभी। बायो E3 पॉलिसी जिसे हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, आपको बताना है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित बायो E3 नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अगले ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। अब ए, टू प्रमोट ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्या ये परंपरागत कृषि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है? बी, टू फोस्टर हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, क्या ये उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है? सी, टू इंक्रीज कोल प्रोडक्शन, क्या ये कोयला उत्पादन को बढ़ाना है? या फिर डी, टू एनहांस ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या ये जैविक खेती को बढ़ावा देना है? आपको क्या लग रहा है? थोड़ा सा हिंदी प्रोनाउंसिएशन कुछ ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं तो ओके। तो देखो, जो सही आंसर इसका हो जाएगा टू फोस्टर हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग, ये उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी बायो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं ना, उनको कहीं ना कहीं बूस्ट करना हम लोग को। ठीक है, इनकेस आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग देखते हैं इसको डिटेल में आराम से। देखो, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द बायो E3 पॉलिसी। क्या है बायो E3 से? क्या E3 से क्या समझ रहे हो तुम? E3 से बेसिकली 3 फील्ड्स में हेल्प करना है, बायोटेक्नोलॉजी और इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ रहे हो कि किस तरह से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बायो E3 पॉलिसी लेकर के आई है। ओके, तो इन 3 सेक्टर्स में बेसिकली यूज किया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का टू बूस्ट द बायोटेक्नोलॉजी फॉर द इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। आप लोग ऑलरेडी ये चीज बता दी है। आगे देखते हैं,
इट इज़ मैनेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो काफ़ी सिंपल है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसको मैनेज कर रहा है। इट फोकस ऑन हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो काफ़ी हाई परफॉर्मेंस, मतलब काफ़ी हाईली परफॉर्म वाला हो, हाईली एफिशिएंट हो वो चीज़, ठीक है। इट एम्स टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, जो कि बायोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है। जैसे क्या हो सकता है, मेडिसिन हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो उनका जो भी प्रोडक्शन हो रहा हो वो हाई ग्रेड हो, मतलब हाईली एफिशिएंट प्रोडक्शन हो। इट एम्स टू प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन टू मटेरियल्स। इट एड्रेसेस चैलेंजेस इन फार्मिंग एंड फूड थ्रू एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो, बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस ना बहुत वाइड है। कहीं ना कहीं फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। आप जान रहे, बहुत सारा पेस्ट कंट्रोल्स हम लोग उसके तरीके से कर सकते हैं। स्प्रिंकलर्स भी तो एग्जांपल टेक्नोलॉजी का ही है, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ना बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना कि पेस्ट के को मतलब हम लोग ख़त्म कर सकते हैं विदाउट डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। क्रॉप का जो भी क्वालिटी है हम लोग उसको बिना खराब किए हुए हम लोग उसके पेस्ट को, जो भी उसमें कीटनाशक जो भी उसमें कीड़े लग रहे हैं उनको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं, फूड। बहुत बार हम लोग ऐसा होता है ना कि बहुत ऐसे राइस होते हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंस उनको बनाया जाता है, ठीक है ना। बहुत ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंस बनाया जाता है कि उनको पानी की ज़रूरत तो है लेकिन इनकेस पानी नहीं मिले तब भी वो ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का यूज़ कैसे होता है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही हम लोग ये सब काम करते हैं, ठीक है ना। तुम ये भी जान रहे होगे बायोटेक्नोलॉजी जैसे बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, तो ये सब क्या है, कॉटन वाले इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज कितना बूस्ट कर गया बीटी कॉटन जब से आया। वो बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉटन का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, वो बीटी कॉटन था, ठीक है। अभी कुछ दिन में बीटी मस्टर्ड भी आएगा, बीटी ब्रिंजल भी आएगा, ठीक है। ओके, तो आई थिंक आप लोग को मोर और लेस ये सब आइडिया लग गया होगा ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ इन फार्मिंग और फूड एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्विक्स वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पता चला होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक करें और डेस्टिनेशन आइस के चैनल से जुड़ें ताकि अपने करंट अफेयर्स को और स्ट्रॉन्ग बना पाएँ। मिलते हैं जल्दी इसी तरह के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।